कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। अब ऐसा नहीं कि जो खड़ा रहा है वो भीतर से कुछ कुछ कह रहा होगा कि हम लोग का तो बैड मॉर्निंग करके गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो रस्म था, परंपरा था, उसको तो निर्वहन करना था। नहीं, हमने टाइम कुछ और दिया और आप कब तक आते रहे वो देखा है आपने। अभी भी दो विद्वान, तीन अभी बाहर खड़े रहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सबको शुभ प्रभात। हम लोग समान अध्ययन के कौन बोल रहा है जी? कौन बोल रहे हैं? हम लोग समान अध्ययन के इकोनॉमिक्स की कक्षा में, और इकोनॉमिक्स की कक्षा में हम पिछले दिन इकोनॉमिक्स क्या है बिल्कुल शुरू से बताएं। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट की अवधारणा, इकोनॉमिक्स में क्रियाएं, इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे प्रारंभिक स्तर पे, उसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणा। इसी क्रम में हमारे द्वारा योजना सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, कृषि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, गरीबी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक, बेरोजगारी, उन सब पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। अपेक्षा की कि हमेशा जो पढ़ा दे उसको याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो खुद पश्चाताप होगा। मूल बिंदु पे आ जाइए, क्योंकि इस कक्षा से बाहर 100 क्वेश्चन यदि किसी परीक्षा में होती है, 2-4 क्वेश्चन छोड़कर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होता है। आप उसको परफॉर्म कर देंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो एक से एक मूर्ति देवी सब है, तुम लोग भी है, पत्थर सिंह सब। आशा है कि थोड़ा अपने आप को, मूर्ति को पिघलाओ, पत्थर को भी पिघलाओ तो अच्छा रहेगा। इसी कड़ी में हमने अभी आज जिस बिंदु पे हम परिचर्चा करने जा रहे हैं वह है विश्व का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 3 है जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। एक, विश्व बैंक, जिसको IBRD के नाम से जानते हैं। 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और 3, विश्व व्यापार संगठन WTO। इस 3 को हम लोग एक एक करके देखना चाहेंगे। फिर से सुन लीजिए कि WB वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO विश्व व्यापार संगठन। जानकारी में मैं दे दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में उसकी शुरुआत हुई। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। विश्व के उस समय तमाम बड़े नेता, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। कई और महत्वपूर्ण नेता थे, यही 2 तत्काल याद करके रख लोगे तो बहुत है। चर्चिल ने अपने देशवासियों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहा भी कि मैं आप लोगों को पसीने और खून के अतिरिक्त कुछ न दे सका, क्योंकि कई ब्रिटिश शहीद हो गए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। पूछा भी जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, या द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट थे और इधर चर्चिल थे, याद रखिएगा। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्रपति बहुत चर्चित रहे, विल्सन, वुड्रो विल्सन, जिन्होंने लोक प्रशासन को जन्म दिया था। एक सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, उसको जन्म देने का श्रेय उन्हीं को है। और वैश्विक शांति के लिए 14 सूत्र दिया था। और लीग ऑफ नेशन, ये जो लीग ऑफ नेशन है, ये लीग ऑफ नेशन 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले वैश्विक शांति के लिए एक संस्था बनाई जाने वाली थी और बनाई भी गई, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन 1920 में। उसके स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका थी। और याद रखिए कि लीग ऑफ नेशन सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सफल? क्योंकि जिसने स्थापना कराई अमेरिका ने, वही उस संगठन का सदस्य नहीं रहा। स्वाभाविक है कि
उसकी नीतियां या उसके दृष्टिकोण संदेह के घेरे में, हुआ भी वही। क्योंकि लीग ऑफ नेशन का एक प्रावधान था कि सदस्य देश एक दूसरे को हथियार नहीं बेचेंगे, और अमेरिका तो पहले भी हथियार बेचता था, आज भी हथियार बेचने वाले देशों में से, ठीक है कि नहीं। भारत आएगा तो भारत में कुछ और बातें करेगा, पाकिस्तान जाएगा तो वहां कुछ और बातें करेगा, वहां हथियार का सप्लाई डील करके आएगा। सुन लो, किसी भी स्थिति में झुकना नहीं है, दिखा देना है इस पर हिंदुस्तान को। आज तो तुम्हारे पास अमेरिका का हथियार भी मैं तुमको दे रहा हूं, मतलब दोनों तरफ डील करता है। वणिक देश कहा भी जाता है अमेरिकन को। मूल में आइए, तो 1920 में अमेरिका ही सदस्य नहीं तो स्वाभाविक है कि विफल हो गया। लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी विफलता यही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी सफलता यही है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। अन्य रीजनल ब्लॉक में युद्ध चलते रहे, इनएफेक्टिव तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता रहा, अभी भी कर रहा है। अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच विगत कुछ वर्षों से युद्ध चल रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रभावकारी भूमिका निर्वहन नहीं कर पा रहा है। अभी यूक्रेन को लेकर वैश्विक शांति की दिशा में जो एक पहल की गई, वो भी स्विट्जरलैंड में किया गया, वो भी संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में नहीं। जो आपका जीके भी है करेंट का, कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। मूल में आइए, तो यही मैंने अभी कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी सफलता यही है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दूसरे विश्व युद्ध हुए, तो इन राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने यह कहा कि युद्ध हो क्यों रहा है, युद्ध को समाप्त करने के लिए समानता जरूरी है, और समानता के लिए कुछ वैश्विक वित्तीय संस्थान जरूरी है। और इन्हीं लोग के पहल पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, और उस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की नींव रखने की बात कही गई। एक था विश्व बैंक, हालांकि विश्व बैंक 5 बैंकों का समूह है, विश्व बैंक 5 बैंकों का समूह है, अभी सब बताएंगे भी। दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तीसरा था आईटीओ। लेकिन आईटीओ का गठन नहीं हुआ, उसकी जगह गेट्स एक समझौता की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और इसी कड़ी में बाद में आईटीओ की जगह अंतर विश्व व्यापार संगठन 1995 बना, जब गेट्स के तहत 8 राउंड की व्यापारिक चक्र की वार्ता हुई। वैश्विक कर व्यवस्था में समानता लाने के लिए 8 जो व्यापारिक चक्र था काफी इंपॉर्टेंट होता था। एक समय था कि पूछा भी जाता था कि अच्छा बताओ 7वां व्यापारिक चक्र की वार्ता कहाँ हुई, 8वां व्यापारिक चक्र की वार्ता कहाँ हुई। हालांकि 8वां व्यापारिक चक्र की वार्ता आज भी मैं लिखवाता हूँ, उरुग्वे राउंड, उरुग्वे में 8वें व्यापारिक चक्र की वार्ता हुई। और उसी कड़ी में मराकास सम्मेलन में WTO की स्थापना की गई, जो अपने उद्देश्यों में बहुत हद तक सफल रहा। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और सदस्य राष्ट्र कैसे लाभान्वित हो। आज यदि भारत का स्वरूप आप देखते हैं तो विश्व व्यापार के कारण काफी बदला सा है। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस 3 वित्तीय संस्थानों को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो छोटी छोटी बातें बताए हैं वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो संज्ञान में मैं अभी जिस छोटे छोटे जानकारी मैंने आपको दिया, वो जानकारी है 1920। हमारा चैप्टर कौन सा है? वित्तीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी मैंने बात की 1920 में क्या स्थापित हुआ? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ किसके पहल पे हुआ? विल्सन के पहल पर। विल्सन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने एक सब्जेक्ट दिया था जिसका नाम था लोक प्रशासन।
ये लीग ऑफ नेशन में अमेरिका स्वयं सदस्य नहीं रहा, यूएसए स्वयं सदस्य नहीं रहा। फलस्वरूप ये लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, असफल हो गया, खत्म हो गया। इसकी जगह 1945 में कौन लिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये किसी विविधा की क्लास में बताएंगे, अभी तो हम इकोनॉमिक्स की कक्षा में हैं। और मैं बता दूं कि 1939 में 1939 से 1945 तक, हाँ खड़े रहिए पीछे, अभी जब तक कहे नहीं आने के लिए खड़े रहिए, जो समय नहीं है उसका पालन नहीं किए, खड़े रहिए। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये एक अलग कहानी है, जानना चाहिए। इसी युद्ध के कड़ी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, और इसी सम्मेलन के कड़ी में 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नींव पड़ी। और ये 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से थे, WB वर्ल्ड बैंक, IMF, ITO। लेकिन ITO का गठन नहीं हो पाया कतिपय कारणों से, तो इसकी जगह ले लिया गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और इसी का 8 राउंड का वार्ता हुआ, 8 राउंड का वार्ता हुआ, और उसके बाद WTO की स्थापना हुई 1995 में। यह है आपका बेसिक, इतनी चीजों को आपको समझना है। बैठ जाओ तीनों, ठीक है, इतने चीजों को आपको समझना है। परीक्षा के दृष्टि से देखिए काफी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सो जाइए सो जाइए, सो जा सो जा, सो जाइए सो जाइए, ठीक है। परीक्षा भवन में भी इसी तरह से सोइएगा तब समझ में आएगा, उस समय नींद भी नहीं आएगी, जब अफसर चले जाएंगे तो नींद भी नहीं आएगी। फिर जागृत यहां तक जब पहुंच जाते हैं तो जागृत रहिए। हाँ, तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का हमें अध्ययन आज की कक्षा में करनी है। तो अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लिखने के पहले 4-5 हमारे महान महान विभूति हैं, उनका मैं दर्शन लाभ करना चाहता हूं, अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं। आ जाइए, अंदर आ जाइए। दर्शनाभिलाषी लक्ष्य के बड़े सर, इधर आइए। अरे आओ ना जी, कौन है इधर, इधर आओ, सब आइए सब आइए। हाँ, 3 4 5 6, वाह, खड़े रहिए आप लोग अपनी अपनी जगह जाके खड़े हो जाइए। हाँ आ जाइए, खड़े हो जाइए, दोनों अपनी अपनी जगह जाके खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ बहुत अच्छा, 5 मिनट खड़े रहिए, फिर अपने आप बैठ जाइएगा, यही आप लोग का दंड है, ठीक है। समय पे नहीं आइएगा तो क्या होगा, समय है, कितना का समय था, 6:15 का ना, आ रहे हैं 7 बजे, क्या मतलब है इस पढ़ाई का, इस पढ़ाई का क्या औचित्य है, ठीक है। इससे अच्छा मत पढ़ो, हम तो यही कहेंगे। हाँ तो मैं अब लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। 1920 में 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। पांचों कान पकड़िए और जल्दी से बैठिए। तुम लोग क्या कानून से ऊपर हो, चलो बैठो। लिखेंगे 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जिसमें
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लोक प्रशासन के जनक, लोक प्रशासन के जनक, लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 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 महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट पॉइंट, उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं था। किस संगठन का? लीग ऑफ नेशन का। उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिख दीजिएगा, उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस संगठन का सदस्य नहीं था। हाँ, पैराग्राफ चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, लीग ऑफ नेशन की विफलता के कारण, लीग ऑफ नेशन की विफलता के कारण, लीग ऑफ नेशन की विफलता के कारण, लीग ऑफ नेशन की विफलता के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1939 से 1939 से 1945 के बीच हुई। उन्नीस सौ उनचालीस से 1945 के बीच हुई और जिसका परिणाम, और जिसका परिणाम यूनाइटेड नेशन, जिसका परिणाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ, या संयुक्त राष्ट्र संघ, या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी, जिसके संस्थापक सदस्य, जिसके संस्थापक सदस्य 51 थे, जिसके संस्थापक सदस्य 51 थे, 51 थे। वर्तमान में 193, वर्तमान में 193, वर्तमान में 193, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। जब इसके विषय में अलग से जानकारी देंगे तो बताएंगे। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। मतलब इसके बेसिक्स की जानकारी दी जाएगी, कितने अंग होते हैं, उन अंगों का क्या काम होता है,
इन सब के विषय में बताएंगे। उसी अंगों में एक है यूनेस्को, और इसी कड़ी में यूनेस्को के द्वारा अभी आज से 26 तक विश्व विरासत समिति की बैठक नई दिल्ली में भारत मंडप में हो रही है, जो आपके लिए भी फक्र की बात है कि भारत में विश्व विरासत समिति की बैठक हो रही है। इसलिए इस वर्ष परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अभी तो बड़ा आसान लगेगा चूंकि अभी चल रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद याद ही नहीं आएगा कि 46वां विश्व विरासत समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई, और नई दिल्ली के भारत मंडप में। यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि भारत मंडप कहाँ है, भारत भवन कहाँ है। भारत भवन भोपाल में है और भारत मंडप नई दिल्ली में। भारत भवन भोपाल में है और भारत मंडप दिल्ली में है, याद रखिएगा, क्योंकि नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है, समझते ही हैं, कहा भी जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मूल बिंदु पे आ जाइए। तो जैसा कि मन्नू तन्नू को कहा कि अभी हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्लॉट को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हाँ, तुमको भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ो, ठीक है। हाँ, घर पे जाके कॉपी को कहीं पे रख देना, क्या जरूरत है उसको रिवीजन करना, जरूरी थोड़ी है। वो सब तो बुड़बक विद्यार्थी करता है, रिवीजन वगैरह कंप्यूट वगैरह सब बुड़बक करता है, तेजका थोड़ी करता है। तेजका तो एकदम आराम से रहता है। ईद अपना के दरोगा बनला तो हम अपना डीएसपीएच ही हम। तो सपना देखने में क्या दिक्कत है? सपना के अनुरूप काम भी न बाबू करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात अभी कि 1945 में इन संगठन के विषय में करंट विद्या की कक्षा में बताई जाती है। आपका काम है, जैसे एक विद्यार्थी आया, मैं नहीं था सर, उस विद्यार्थी से मैं क्या अपेक्षा करूंगा, ठीक है कि नहीं। पहला तो यही है कि छूट गया तो आप उसको किसी से नोट कर लीजिए, तुरंत उसको याद करने का प्रयास कीजिए। वीडियो भी जाता ही है, उसको देख लीजिए। इसके बाद आज से तो मैं बंद कर रहा हूं उसको वीडियो को भेजना। जब आप ऐसे भी नहीं ही देखते हैं तो क्या औचित्य है, ठीक है। चलिए खैर मूल में आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, और इसी पृष्ठभूमि में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ 1939 से 45 के बीच, जब रूजवेल्ट और चर्चिल विश्व समस्या और समाधान पे परिचर्चा कर रहे थे, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया और 2 वित्तीय जुड़वा संस्था बनी। एक बनी वर्ल्ड बैंक, दूसरी बनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आईटीओ का गठन मैंने कहा कि कतिपय कारणों से नहीं हो सका, और उसकी जगह गेट्स ने लिया, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। एक समय था कि आपके स्तर की परीक्षा का यह हिट एब्रिविएशन था। एब्रिविएशन भी कुछ कुछ हिट होता है आजकल, तो एब्रिविएशन भी है, ओटीपी, ओएमआर, इस तरह के भी एब्रिविएशन जो रोज आप बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। सिम कार्ड, तो सिम का भी पूरा फॉर्म जानना है। मतलब जिस शब्दों का आप उपयोग करते हैं उन शब्दों पर अपने स्तर से भी देख लो कि हम कौन कौन से शब्दों का दिन भर में नए शब्दों का उपयोग करते हैं, और वो आपकी परीक्षा में विविधा टाइप में आ गया कि अच्छा बताओ जी ओएमआर का पूरा नाम क्या है। ओटीपी का आप रोज बोलते होगे, ओटीपी आया, ओटीपी आया, ओटीपी आ गया, ठीक है कि नहीं। समझा करो पहले बातों को, चीजों को समझो, हुल्ले रे मत करो। पहले चीजों को समझो कि जिस शब्दों का तुम लगातार यूज कर रहे हो और उस शब्द से तुम अपरिचित हो। यूपीआई का तुम कहते जाओ ना हम यूपीआई पेमेंट कर देंगे, और उसका अर्थ ही नहीं जान रहे हो, ठीक है कि नहीं। हम भीम ऐप से पेमेंट कर देंगे, उसका अर्थ ही नहीं जान रहे हो, उसका एब्रिविएशन नहीं जान रहे हो। तो ये दुखद बात है। इसमें मास्टर साहब का इंतजार करो कि मास्टर साहब जब बताएंगे तभी याद करेंगे। हम तो बताएंगे ही, क्योंकि सरदार मैंने तेरा नमक खाया है, हम तो बताएंगे ही। क्या मैं नमक खाया हूं तुम्हारा? ठीक है। तो कहता है जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं समझा रहा था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब अपने मूल में आ जाए तो लिखिए, उल्लेखनीय है कि
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन, ब्रेटन लिख दे क्या? अभी लिखे थे भी हम, क्या लिखे थे? हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में, ब्रेटन वुड्स, अंडरलाइन कर लो, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में, आलोक में तीन वित्तीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। तीन वित्तीय संस्था के, ब्रेटन वुड्स को अंडरलाइन किए, तीन वित्तीय संस्था के स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, पहला, पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरा विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक, कौन बैंक? विश्व बैंक। और तीसरा आईटीओ, आईटीओ, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईटीओ, आईटीओ, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे लिख दो पैराग्राफ चेंज। कतिपय कारणों से, कतिपय कारणों से, कतिपय कारणों से, कतिपय कारणों से आईटीओ का गठन नहीं हो सका, आईटीओ का गठन नहीं हो सका, आईटीओ का गठन नहीं हो सका और इसकी जगह, इसकी जगह गेट्स, GATT, इसकी जगह गेट, GATT, कैपिटल में लिखिएगा, कैपिटल में GATT, ये नहीं कि WT। आप लोग का कोई ठीक है? आप डबल टी की जगह WT लिख लीजिएगा। कहिएगा सर आप बोले थे ना सर, तो आप क्या बोले थे? डबल टी, WT बोले थे, तो डबल टी का मतलब TT। इसका पूरा नाम ठीक है आज नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक रहना चाहिए, तो लिख देंगे। इसकी जगह क्या हुआ? इसकी जगह गेट, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ एक समझौता हुआ। ये एक समझौता था, यह संगठन नहीं था, यह एक समझौता था। ये क्या था? समझौता। ठीक है, ट्रेड एंड टेरिफ। चलिए पैराग्राफ चेंज करो फिर। इस समझौते के तहत, किस समझौते के तहत? गेट्स के तहत। इस समझौते के तहत 8
व्यापारिक चक्र की वार्ता हुई। 8 व्यापारिक चक्र की वार्ता हुई। 8 व्यापारिक चक्र की वार्ता हुई। और इसी कड़ी में मराकास सम्मेलन के आलोक में, ऐसे लिखो, इसी कड़ी में उरुग्वे राउंड, उरुग्वे, उरुग्वे एक देश है, उरुग्वे, उरुग्वे याद रखिएगा, रुक जाइए। उरुग्वे में सबसे पहले फीफा का विश्व कप हुआ था 1930 में। और यह भी याद रखिएगा कि उरुग्वे ही नहीं जीता था, उरुग्वे में हुआ, उरुग्वे ने ही जीता था। कल समाचार पत्र पढ़े हैं कोई आदमी, हालांकि हम अपने टेलीग्राम पे भी दिए हैं कि फीफा रैंकिंग हुई है और शीर्ष स्थान पे फीफा रैंकिंग में कौन सा देश है? वेरी गुड, अर्जेंटीना। और भारत का स्थान 124, बहुत बढ़िया। भारत का स्थान 124, भारत का स्थान 124। तो इसको याद करके रखिएगा कि भारत का स्थान 124 है। फीफा विश्व कप काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अभी जैसे ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है, उसके पहले जापान में हुआ था, इस बार पेरिस में हो रहा है, सीन नदी के किनारे, रंगारंग कार्यक्रम। और भारत ने सबसे अधिक, अब तक कुल 35 मेडल भारत ने जीता है, उसमें सबसे अधिक मेडल हॉकी में ही जीता है। 8 गोल्ड, 3 रजत, 1 कांस्य। ये सौभाग्य भारत को हॉकी में प्राप्त हुआ है, ठीक है कि नहीं? ओलंपिक में मेडल जितना बड़ा गौरव का विषय होता है, विशेष करंट की कक्षा में फिलहाल। और अभी ओलंपिक को रोज कवरेज की जा रही है पेपर में भी, तो थोड़ा सा उन सब बिंदुओं पे नजर रखिए। कहते ही है कि कंपटीशन के छात्र थोड़ा नजर रखिए, ठीक है कि नहीं? कि यदि किसी परीक्षा में पूछ सकता है भविष्य में भी कि क्रिकेट का बैट किसका चुनाव चिन्ह था, किस पड़ोसी देश के, तो ये कुछ कॉमन सेंस भी होती है, ठीक है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर यदि कोई पार्टी बनाएगा देश स्तर पे, तो उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? क्रिकेट का बैट ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल का बॉल होगा, या तो क्रिकेट का बॉल होगा या क्रिकेट का बैट होगा, लेकिन बैट ही होगा, क्योंकि वो क्या था, वो सबसे बड़ा खिलाड़ियों में से एक, भारत रत्न सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर ही थे। खैर, वो तो एक अलग विषय है। मैं एक चर्चा कर रहा हूं कि थोड़ा कंसस रहिए। अभी मैं किसी से पूछा भी कि अच्छा जी बताओ जी कि बिहार में तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? तो भागलपुर में बन रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय। 2 पहले से बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक मोतिहारी में, दूसरा गया में, तो 2 तो हैं ही। वर्तमान में अब तीसरे बनने की तैयारी चल रही है। हालांकि चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी वो घोषणा थी चुनावी घोषणा। अब चुनाव की घोषणा के बाद फिर दबाव होगा, जन आंदोलन होगा, तब उन्हें लगेगा कि नहीं, ये लोगों की डिमांड है, ठीक है? और लोगों की डिमांड के आलोक में फिर चौथा बनेगा। फिलहाल तो अभी 2 ही है, तीसरे बनने की तैयारी में। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। कल भी मैं इंटरव्यू बोर्ड में पूछ रहा था कि जीरो कार्बन इफेक्ट से युक्त भारत का एकमात्र कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसका हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया? नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, नाम है। तो ये सब प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न इसलिए भी पूछे जाते हैं कि आप कितना जागरूक हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कंपटीशन में हमेशा मैं कहता हूं कि आप सबसे बेटर, सबसे बेस्ट, बेटर भी नहीं बेस्ट बनने का कोशिश कीजिए, ठीक है? अभी मैं चर्चा भी कर रहा था कि आप रोना शुरू कर दीजिएगा तो नंबर ही कट जाएंगे आपके, उसमें आप ही की हानि होगी। वहां पे सहानुभूति के आधार पे पद नहीं दिए जाते, अंक नहीं दिए जाते, वहां पे आपकी योग्यता, अनुभव, सचरित्रता, नेतृत्व क्षमता है कि नहीं। ढीला ढाला बैठे में है तो उसी अनुसार ऐसा टाई पहन के आएगा कि जैसे लगता है कि पिताश्री के जीवन में पहली बार टाई पहना है, इससे अच्छा तो टाई पहन के मत जाए, ठीक है कि नहीं? ऐसे ऐसे। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, हेलो, हेलो, हाँ बोलिए ना।
हेलो, ठीक है कि नहीं? तो मतलब आप सहज सरल रहिए, ठीक है कि नहीं? भविष्य में कभी बड़े स्तर पे जाने का मौका मिले तो ऐसा नहीं कि भारे का टाई पहन के जाइए। अब भारे का टाई कैसा होगा? तो आधा इधर से उठ का होगा, जो बड़ा बेढंगा टाइप का लगेगा। हाँ, आपकी पब्लिक स्कूल की कैरियर रही है, ठीक है कि नहीं? तो उस परिवेश में उससे आपके व्यक्तित्व भी परीक्षण में आ जाते हैं कि आप आडंबरपूर्ण है, भविष्य में इस तरह का आचरण आप अपना सकते हैं जो दूसरे का नकल करता हुआ हो, ठीक है कि नहीं? इससे आपके यह कमजोर व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है, ध्यान रखिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा था कि गेट्स की जगह WTO का बता रहे थे ना, उरुग्वे राउंड मराकास सम्मेलन के आलोक में इस समझौते के तहत क्या हुआ? वार्ता हुई। इसी कड़ी में उरुग्वे, हम थे उरुग्वे में, तो लिखेंगे इसी कड़ी में उरुग्वे चक्र, उरुग्वे चक्र अंतिम 8वां चक्र था ये। उरुग्वे उरुग्वे चक्र एवं एवं मराकास सम्मेलन की, मराकास मराकास सम्मेलन के आलोक में, मराकास सम्मेलन के आलोक में 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की नींव रखी गई। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO की नींव रखी गई। अंडरलाइन कर लीजिए, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995। ठीक है, यह है आपका इंट्रोडक्शन। ये क्या है आपका? ये इंट्रोडक्शन है और ये बेसिक्स है 1920। ये बेसिक्स है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। ये बेसिक्स है कि 3 प्रस्ताव, वो 3 प्रस्ताव कौन से? WB वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जगह किसने लिया? गेट ने। गेट की जगह किसने लिया? इसलिए एक लंबे काल तक पुराना क्वेश्चन देखिएगा अपने स्तर का, तो पूछा गया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन किसकी जगह लिया? तो गेट्स की जगह लिया। किसकी जगह लिया? या गेट्स का नया रूप क्या था? तो WTO था, गेट्स का नया रूप क्या था? तो तथ्य यही रहेगा, इसी को जितना घुमाना फिराना चाहे उसको फिरा सकता है। समझ बात, बस वस्तु स्थिति समझ में आ जानी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करके फिर क्वेश्चन आप बनाइए, और क्वेश्चन तो रोज 50, 60, 70, 80 बनवाता ही हूं, अपने स्तर से भी बनाते रहिए, ठीक है कि नहीं? जो सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, जो चैप्टर पढ़ के जाइए, उसका पिछला जितना भी पूछा हुआ प्रश्न हो, वो सारे पिछले पूछे हुए प्रश्नों को 1 बार, 2 बार, 3 बार बना लीजिए, ठीक है? कुछ पुराने प्रश्नों को छोड़ दीजिए, जैसे पुराने प्रश्न रहेंगे, ठीक है, कि WTO का 8वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो उसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अब 13वां का जमाना है, और 13वां कहाँ हुआ है? आबू धाबी में। 13वां कहाँ हुआ है? आबू धाबी में। तो जो लेटेस्ट हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं? कि ऐसा नहीं कि श्रीमान 8वां नहीं लिखाएं, 8वां क्या इस जिंदगी में, क्या अगले जिंदगी में भी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है? अगले साल, 2 साल पे यह मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन होता है, जो सर्वोच्च निर्णय की संस्था है। 2 साल के बाद 13वां भी गायब हो जाएगा, तब 14वां आ जाएगा, ठीक है? 14वां आ जाएगा। मेरी ओर देखो सिर्फ, सर आपकी ओर देखकर ही इतनी शांति मिलती है कि नींद आ जाती। ये उस समय से सोया हुआ था ये विद्यार्थी। नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे लाल शर्ट पहन करके आया है, लाल टी-शर्ट। जागृत रहो, हाँ, ठीक है? नहीं तो 2 मिनट खड़ा करेंगे, अपने आप नींद चली जाएगी। गजब हाल है, ठीक है?
हाँ, तो मैं बता रहा था कि अब इस तीनों संगठन के विषय में बेसिक्स, आप लोग की परीक्षा में तो बेसिक्स ही याद रखना है, ठीक है कि नहीं। बड़ी परीक्षा में तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार, उसकी आवश्यकता पे भी बल देता हूं। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या महत्व है उसके ऊपर भी ध्यान देता हूं। भारत की क्या भागीदारी है इन संस्थाओं में, इसके ऊपर भी ध्यान देता हूं। WTO बनने के बाद भारत का व्यापार परिदृश्य कैसे बदला, इस पर भी मैं ध्यान देता हूं। लेकिन आपकी परीक्षा में इन सब बातों पर ध्यान देना, मूर्ख के आगे क्या करना, बीन बजाना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं। ओ अच्छा, भैंस के आगे है, वाह, ये कहावत तो याद है तुमको, ठीक है कि नहीं। जो बातें आपको अपनी परीक्षा के दृष्टि से उसको तो याद रखते नहीं है। अभी मैं योजना की थोड़ी सी समीक्षा कर रहा था, तो एक आध लोग ही उसका जवाब दे पा रहे थे, ठीक है कि नहीं। एक तो ये क्वेश्चन का जवाब दिया, एक तो और कोई दिया, नहीं तो सब वंदे मातरम कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, जो खेद का विषय है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए बाबू, ठीक है ना। आगे लिखिए, नेक्स्ट। अब लिखेंगे एक एक करके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। देखिए, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना दिसंबर 27 दिसंबर 1945 को हुई। 27 दिसंबर 1945 को हुई। 27 दिसंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आपकी परीक्षा में हर छोटे और मझोले टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ये नहीं कि उसका कंसेप्शन नहीं रहे, ठीक है, याद रखिए। और अभी वर्तमान में मुख्यालय लिख लिए, स्थापना लिख लिए। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 190। तो लिखेंगे वर्तमान में 190 सदस्य हैं, वर्तमान में 190 सदस्य हैं, 190 सदस्य हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कई रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कई रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, जैसे कई रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, जैसे लिख दे क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करता है। एक ही चीज जानते रहोगे, एक ही संगठन, तब तो बड़ा आसान है, मार दोगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप विश्व बैंक भी जानेंगे, WTO भी जानेंगे, तो ज्यादा नॉलेज से भी कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन नॉलेज तो रहनी चाहिए, नॉलेज तो नहीं रहेगा तो नॉलेज इज पावर। आज के युग में पैसा पावर नहीं है, नॉलेज पावर है। जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, उतनी आपकी पूछ है, ठीक है कि नहीं। तो इस बात को मैं महसूस करता हूं अपने जीवन काल में, जब ज्ञान नहीं था और जब ज्ञान हुआ, तो उस दोनों में अंतर को मैं महसूस कर सकता हूं, ठीक है। हर स्तर पे ज्ञान रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी अधिकतम पूछ रहे, मूल बिंदु पे आ जाइए। ऐसा नहीं पीछे पूछ लगा लीजिए और कहिए कि सर मेरा पूछ हो गया सर, ठीक है कि नहीं, तो वो तो नकली पूछ है, असली पूछ की जरूरत है। नेक्स्ट, आगे लिखिए। दूसरा है
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल, ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लिख दें, ग्लोबल फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हमारा स्पेलिंग देखेगा पागल हो जाएगा, देख रहा है सर लिखे क्या रिपोर्ट में, डॉक्टर कट है, मारो ना, तुम भी मार दो उसी तरह से, ठीक है। अब हम जो बताने लगेंगे REPORT, तब तो हो जाएगी अंग्रेजी की कक्षा। हमें पढ़ाना है सामान्य अध्ययन, इकोनॉमिक्स टिपिकल, तो स्वाभाविक है कि आप उसी रूप में याद रखिए। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, तो IMF कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक, दूसरा और तीसरा लिख लो, तीसरा अभी 2-3 दिन पहले भी देखे होंगे, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, देखे होंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, उसका रिपोर्ट आया है। लेकिन खैर वो रिपोर्ट आपको नहीं जानना है, वो सब ऑफिसर गेट के लिए है, तो लिखेंगे रीजनल, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद करके रखना है कि कौन कौन से रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, टिक लगा दीजिए उस पर। तीनों को एक बार पढ़िए तो अच्छे से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है चौथा, चलिए नेक्स्ट। अति महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेयरपर्सन, चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर लिख दो, MD, MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, कौन जीवा, कौन जीवा, हाँ जी। नेक्स्ट, नोट में लिख देंगे, IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ हैं। कौन है, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ हैं, गीता गोपीनाथ हैं, ठीक है। अब आइए इसके काम में आइए, लिखेंगे मुख्य काम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य काम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य काम सदस्य देशों के, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या को, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या का
भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करता है। सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करता है। सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या का कौन करता है? कौन करता है? आईएमएफ करता है। फिर लिखिए, भूलेंगे नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुद्रा का नाम, एसडीआर, एसडीआर या पेपर गोल्ड इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर का दूसरा नाम क्या है? पेपर गोल्ड। एसडीआर का दूसरा नाम क्या है? और एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, याद रखना। और यह व्यवस्था कब से शुरू की गई? 1971 से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में यह व्यवस्था कब से शुरू की गई? 1971 से शुरू की गई। कब से शुरू की गई? कब से शुरू की गई? और विश्व के जो विकसित देश हैं इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन वहां पे जाने से पहले यह लिख दें कि एसडीआर विभिन्न मुद्राओं का समूह है। तो लिखेंगे, ध्यान रखें कि एसडीआर, एसडीआर, एसडीआर विभिन्न मुद्राओं का समूह है। विभिन्न मुद्राओं का समूह है। विभिन्न मुद्राओं का समूह है। इसमें डॉलर, डॉलर, डॉलर कहां का है? अमेरिका का। जापान का येन, जापान का येन, जापान का येन। ब्रिटेन का पौंड, ब्रिटेन का पौंड, ब्रिटेन का पौंड। और यूरोपियन संघ का यूरो, यूरोपीय संघ का यूरो, यूरोपीय संघ का यूरो को सम्मिलित किया गया है, को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, को सम्मिलित किया गया है। एक समय था कि जर्मनी का जो मार्क था, फ्रांस का फ्रैंक था मुद्रा, तो मार्क मुद्रा कहां का था? जर्मनी का। तो ये दोनों भी इसमें सम्मिलित थे। लेकिन जो जितने यूरोप के देश हैं वो एकीकृत एक संगठन बनाए जिसका नाम है यूरोपीय संघ, और इन्होंने एक समान मुद्रा जारी किया, उसका नाम है यूरो। इसलिए यूरो का वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट वैल्यू भी काफी अधिक होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि एसडीआर क्या है? तो विभिन्न मुद्राओं का समूह है। इन मुद्रा में कौन सी मुद्रा नहीं है? तो याद रखिए कि अमेरिका का डॉलर है, जापान का येन है, ब्रिटेन का पौंड्स है और यूरोपियन यूनियन का यूरो है। यह मुद्रा व्यवस्था कब से अपनाई गई? 1971 से। इसका दूसरा नाम क्या है? पेपर गोल्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? एसडीआर का संबंध किस संगठन से है? आईएमएफ से है। एसडीआर का संबंध किस संगठन से है? इसमें विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, विकासशील देश भी यदि भागीदारी निभाना चाहता है तो उसका एक समूह बनता है। भारत की भी हिस्सेदारी है। यदि हम यह कहें कि $500 मिलियन इसका
अभी वर्तमान स्ट्रेंथ है, तो उसमें भारत का हिस्सा 2.44% है। ठीक है, भारत का हिस्सा कितना तय करके रखा गया है, हालांकि आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो बेहोश तो नहीं ही होइएगा कम से कम, ठीक है कि नहीं। तो लिख लीजिए नोट, आईएमएफ में भारत का इस अंतरराष्ट्रीय मैंने पेपर गोल्ड में हिस्सा 2.75% एसडीआर आरक्षण है वर्तमान में। कितना है? 2 हाँ ठीक है वर्तमान में, ये आज की बात कर रहा है। और आज की बात में वर्तमान में कुल वैश्विक आवंटन हमारे पास एक आंकड़ा है, $293 बिलियन है। और ये करता क्या है, सदस्य देशों को, जैसे अभी पाकिस्तान को दिया। यदि किसी देश में आयात और निर्यात के बीच में असंतुलन पैदा हो जाता है, आयात और निर्यात का असंतुलन का क्या अभिप्राय है कि आयात जब अधिक हो जाए और निर्यात जब कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलन है। तो उस समस्या के निराकरण करने के लिए हम विदेशी मुद्रा लेते हैं, क्योंकि उस देश में विदेशी मुद्रा का अभाव हो जाता है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाकर अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं, हे क्रिस्टीना साहिबा कुछ मदद दे दो। ठीक है, क्रिस्टीना साहिबा मदद तो तत्काल दे देती है एप्लीकेशन के आधार पे, लेकिन उसके बाद उस देश के अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की दिशा में सुझाव देती है। कहते हैं रोज रोज जो आप कटोरा लेकर आ जाते हैं, ये आपके अर्थव्यवस्था के सेहत के लिए बेहतर नहीं है। आप अपने अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चरल और प्रोसीजर, संरचनात्मक और क्रियात्मक रिफॉर्म कीजिए। और उस दिशा में भारत भी एक समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गया और 1990 के दशक में 1990 में लोन लिया, सोना को गिरवी रख करके। और जो लोन लिया उसके बाद 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। कहा तो यही जाता है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रभाव और दबाव और मार्गदर्शन में ही लाया गया। हालांकि उसके परिणाम बहुत सार्थक हुए, बहुत सकारात्मक हुआ, क्योंकि आज विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इकोनॉमिक लेवल पे हम इस बिंदु तक पहुंच गए। एक समय था कि हमारा बजट बहुत कम होता था, आज अब तो 23 तारीख को वर्तमान महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाएगा फुल फ्लेजेज। चूंकि 4 महीने पहले चुनाव थे तो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था, अब फुल फ्लेजेज बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 45 लाख करोड़ से अधिक होने की ही संभावना है। विशेष तो जब बजट सामने आएगा तभी कहा जा सकता है। बजट का लीक होना एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। यदि मैं आज बजट का कोई आंकड़ा आपके पास दे दूं और वो सही हो जाए तो फिर इसकी तहकीकात की जाएगी कि आपको इसकी जानकारी कहां से मिली। समझे, बजट के एक एक पक्ष बहुत गोपनीय होते हैं और इसीलिए लंबे लंबे मतलब मोटे मोटे आंकड़े, और ऐसे भी मैं आपको मोटा मोटा ही दूंगा, ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ आपके समक्ष पढ़ाने आया हूँ और वित्त मंत्री को मैं फोन किया कि मैं लक्ष्य में पढ़ाने जा रहा हूँ बजट, थोड़ा सा बजट के विषय में बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समस्त पक्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जिसकी जानकारी मैंने दे दी है। ठीक है, नोट में लिख देंगे सबसे ज्यादा एसडीआर में भागीदारी, सबसे अधिक एसडीआर में भागीदारी, सबसे अधिक एसडीआर, अभी लिखे हो ना, एसडीआर में भागीदारी अमेरिका का होता है। अमेरिका का होता है, ठीक है। किसका होता है?
अमेरिका का होता है। अमेरिका का होता है। किसका होता है? अमेरिका का है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इतनी बात काफी है, लेकिन भविष्य के दृष्टि से दो तीन बातें सुन लो। अब मेरा मूड बन गया तो लिखा भी देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जब भी लोन देता है, अभी मैंने कहा कि जब वो लोन देता है तो सदस्य देशों को अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म के लिए कहता है कि आप बार बार मेरे समक्ष कटोरा लेकर मत आइए। तो एक तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कंडीशनल लोन देता है। कंडीशनल लोन क्या हुआ कि निश्चित शर्तों के आधार पे लोन देना। ठीक है, जैसे बाबूजी के पास जाते होंगे लोन लेने तो बाबूजी कहते होंगे 2024 तक, 2025 तक तोरा दे रहा छी। तो एक तरह से देखो तो कंडीशनल दे रहे हैं नहीं। आज यदि कहेंगे नहीं बेटा अच्छे से ज्ञान अर्जित करो, अभी ज्ञान बनाओ, ठीक है, बड़ी परीक्षा पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से काम करो, तो विदाउट कंडीशंस। लेकिन यदि ये तय कर दिए तारीख की 2024 तक, इन लोग को तो और भी होगा कि 2024 तक नहीं पढ़बे, कॉम्पीट करबे तो खेला होबे, खेला होबे तो क्या होबे, तो ब्याह करा देबो। ठीक है, ऐसे अब निश्चिंत रहो। इस बार जो ब्याह नहीं हुआ, कितना तारीख कहे थे जी, जो बहुत भारी लगन था, 11 तारीख को, 11 तारीख को जिसका ब्याह नहीं हुआ, अब एक आध 2 साल निश्चिंत रहो, मूल बिंदु पे आ जाओ, समझा। तुमको तो 2-4 साल और लगेगा, आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अमेरिका का है। और अमेरिका, और दूसरी बात मैं बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या देता है? कंडीशनल लोन देता है। क्या देता है? कंडीशनल लोन देता है और शॉर्ट टर्म लोन देता है। ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं देता है, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है, इसलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। यह हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। तो 3 बातें याद रखना, कंडीशनल लोन, शॉर्ट टर्म लोन और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन। ठीक है कि नहीं? तो ये तीनों को, जैसे वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है विदाउट एनी कंडीशंस, दूसरा शॉर्ट टर्म नहीं देता, लॉन्ग टर्म देता है, और तीसरा बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, जिससे कि आप अपने देश का आर्थिक विकास, आर्थिक ढांचा के माध्यम से कर सकिए। इसलिए विश्व बैंक का कई योजनाएं देखते होंगे कि विश्व बैंक संपोषित योजना, ICDS, विश्व बैंक संपोषित कार्यक्रम, ठीक है कि नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अक्सर चलता रहता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चलता है, सड़क निर्माण के क्षेत्र में चलता है। तो अक्सर वो जो लोन देता है वो लॉन्ग टर्म देता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं देता, लॉन्ग टर्म पे देता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं बल्कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। दोनों के बीच में बेसिक अंतर यही है। ठीक है, किस दोनों के बीच में? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। तो लिखिएगा, ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निश्चित शर्त पर निश्चित शर्त पर निश्चित शर्त पर एवं उच्च दर पर कम दिनों के लिए, उच्च दर पर उच्च दर पर कम दिनों के लिए ऋण देती है। ऋण देती है। ठीक है, क्या देती है? ऋण देती है। कौन देती है? कौन देती है? तो इसको याद करके रख लीजिए अच्छे से। हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या हो गया? तैयार। ठीक है, जो अक्सर सवाल पूछते हैं, पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड कौन है? SDR। SDR का पूरा नाम क्या है? कब से बना? 1971। कितने करेंसी हैं? कौन कौन से? ठीक है, क्या काम करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? सदस्य देशों को लोन देता है। किस आधार पे लोन देता है? कंडीशनल, शॉर्ट टर्म, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है कि नहीं? कब स्थापना हुआ?
दिसंबर 1945 में। ठीक है, कितने देश हैं? 190। कौन इसकी एमडी हैं? और फर्स्ट डिप्टी एमडी कौन थे? गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की ही थी। तो याद रखिएगा, एक कनिष्क भी भारतीय मूल का नहीं है। कनिष्क बिहार के मूल का है, और बिहार के मूल का है, और लेबर पार्टी ब्रिटेन में, इसका नाम याद रखिएगा, और लेबर पार्टी है ब्रिटेन में, उसका वो सदस्य बना है, एमपी बना है। बहुत बड़ी बात है कि बिहार मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में लेबर पार्टी का एमपी बना है। नाम है कनिष्क। ठीक है कि नहीं? जो आपकी परीक्षा के लिए भविष्य के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है कि नहीं? उस समय आपको इसकी महत्ता पता चलेगी कि श्रीमान ने जो कक्षा के ऊपर लिख दिया, अब जो गायब रहे तो गायब रहे। ठीक है कि नहीं? मैं हमेशा कहता हूं कि कक्षा से बाहर कुछ भी नहीं, लेकिन उसको, उन चीजों को समझना है, उन चीजों को याद करके रखना है। ठीक है कि नहीं? वो रह गया, बल्ले बल्ले, नहीं रहा, प्रयास कीजिए, प्रयास जारी। ठीक है कि नहीं? वो तो जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा तब तक कठिनाई होगी ही। इसी क्रम में हम बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद विश्व बैंक। तो लिखिए विश्व बैंक। विश्व बैंक, विश्व बैंक, इसकी स्थापना भी, विश्व बैंक की स्थापना भी विश्व बैंक की स्थापना भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में हुई थी, हुई थी, हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आलोक में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसके उसके उसके प्रेसिडेंट, अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। ऐसा नहीं कि अजय दरभंगा। आप लोग का कोई ठीक है? अजय दरभंगा, अजय बंगा, अजय बंगा है भारतीय मूल के। ब्रैकेट में लिख दीजिए 14वां। कौन सा माह? 14वां। ठीक है। नेक्स्ट, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत इसके संस्थापक सदस्य है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। विश्व बैंक निम्नलिखित रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक निम्नलिखित रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक निम्नलिखित रिपोर्ट जारी करता है। पहला, इजी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इजी डूइंग, पहला है इजी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लिख दें। पहला है इजी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट।
दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। पहला है इजी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इजी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट। और एक और लिख देंगे ग्रीन रिपोर्ट, ग्रीन इंडेक्स रिपोर्ट, ग्रीन 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 इंडेक्स रिपोर्ट। ग्रीन लिखो ना, ग्रीन GREEN, ग्रीन इंडेक्स रिपोर्ट। ये 4 रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था कौन सा है? कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप अपनी परीक्षा के दृष्टि से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रखिए, WDR। शुरुआती दिन में भी मैं इसकी चर्चा किया था। और याद रखिए कि यह एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आपकी परीक्षा में काम देगा। ये सब रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये सभी रिपोर्ट का संबंध विश्व बैंक से है, ठीक है कि नहीं? और इसको हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। किसे? ये रिपोर्ट जो विश्व विकास रिपोर्ट हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। और इसका मूल काम क्या है? अभी मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सारा जो उल्टा है, कंडीशनल, नो कंडीशनल, शॉर्ट टर्म, नो शॉर्ट टर्म, हाई टर्म, लॉन्ग टर्म, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उल्टा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, भुगतान संतुलन नहीं, ये देश के विकास के लिए देता है। यही इसका मूल काम है। तो लिखेंगे मूल काम, मूल काम। यह सदस्य देशों को, यह सदस्य देशों को लंबी अवधि के लिए, यह सदस्य देशों को लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, यह सदस्य देशों को लंबी अवधि के लिए कम दर पर, कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर, बिना किसी शर्तों का, बिना किसी शर्तों का, बिना किसी शर्तों का, बिना किसी शर्तों का, शर्तों का देश के विकास के लिए लोन देता है, देश के विकास के लिए लोन देता है, लोन देता है, ठीक है? कोई छूटा नहीं ना? एक सदस्य छूट गया बीच में। तो सदस्य कौन होंगे? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होंगे वही इसके भी सदस्य होंगे। तो नोट में लिख दो, IMF के सदस्य ही, IMF के सदस्य ही IMF के सदस्य ही विश्व बैंक के भी, विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं, विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं। IMF के सदस्य ही विश्व बैंक के सदस्य होते हैं, ठीक है? बस इतनी बात पचा लीजिए। और तब है कि विश्व बैंक 5 वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। विश्व बैंक 5 वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। पैराग्राफ चेंज लिखेगा, विश्व बैंक 5
वित्तीय संस्थानों का एक समूह। 5 वित्तीय संस्थानों का एक समूह। एक समूह। पहला पहला है आईबीआरडी। 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 आईबीआरडी, इसका पूरा नाम लिखेंगे। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है। रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है। इसे विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसे इसे विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसे विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। किसे किसे आईबीआरडी को किस नाम से जानते हैं? विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा समूह है आईडीए। आईडीए। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसे उदार ऋण की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। इसे उदार ऋण की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। इसे उदार ऋण की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? उदार ऋण की खिड़की के नाम से जानते हैं। उदार ऋण की खिड़की के नाम से भी इसे जानते हैं। किसे? तीसरा आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, किसी भी प्राइवेट कंपनी को बिना गवर्नमेंट के गारंटी के ये लोन देता है। दूसरा, मसाला बॉन्ड जारी करता है। अभी मसाला बॉन्ड क्या है? पहले तो यह जान लो कि मसाला बॉन्ड कौन सी संस्था जारी करता है। तो आईएफसी, जो विश्व बैंक की ही एक शाखा है। जो विश्व बैंक की ही एक शाखा है। कौन? आईएफसी। और यह मसाला बॉन्ड जारी करता है और साथ ही यह निजी कंपनी को लोन देता है और सरकार के बिना किसी गारंटी का, कि नहीं कि भारत सरकार गारंटी लेगा कि हम मिस्टर अडानी को 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं, सो नहीं। इसमें कहीं भी गवर्नमेंट प्ले नहीं निभाएगी। इसमें वो कंपनी और वो संगठन, उस संगठन को भरोसा है उस कंपनी पर तो दे, नहीं भरोसा है तो नहीं दे, बात खत्म। नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखे हैं आईएफसी में? बस अभी उतना ही लिखे हो तो दूसरा पार्ट लिख लो। यह निजी कंपनी को, यह निजी कंपनी को, निजी कंपनी को बिना सरकार के गारंटी के, बिना सरकार के गारंटी के, बिना सरकार के गारंटी के ऋण देता है। बिना सरकार के गारंटी के ऋण देता है और
और मसाला बॉन्ड जारी करता है, और मसाला बॉन्ड जारी करता है। ये अब आप पूछेंगे सर ये मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड है कि विदेश बाजार में यदि कोई भारतीय कंपनी, भारतीय इकाइयां रुपए के अंकित आधार पे जो बॉन्ड जारी करता है उसको हम लोग मसाला बॉन्ड कहते हैं। तो लिखेंगे मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड लिख दो। मसाला बॉन्ड क्या है? विदेश बाजार में, विदेश बाजार में, विदेश बाजार में भारतीय इकाइयों द्वारा, भारतीय इकाइयों द्वारा जारी, जारी रुपए में अंकित बॉन्ड, रुपए में अंकित बॉन्ड, जारी रुपया, रुपया में अंकित बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं, मसाला बॉन्ड कहते हैं, जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, जिसका उद्देश्य भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना का विकास करना, अधोसंरचना का विकास करना है, जिसका उद्देश्य क्या है? अधोसंरचना का विकास करना है। ठीक है, ओके। तो ये मसाला बॉन्ड भी पढ़ लिए। कौन सी संस्था जारी करती है? ठीक है, कौन सी संस्था जारी करती है? आईएफसी। किसको जारी करती है? ये भारतीय इकाइयां जारी करता है। कहां? विदेश विदेश बाजार में। किस रूप में? तो रुपए के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचना, हिंदी में अधोसंरचना, सड़क, परिवहन के जो विभिन्न साधन है, सड़क है, हवाई है, नहीं रेल है। आज देखो कि विगत 25-30 सालों में इन सब ढांचा में कितना गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों बदलाव आए हैं। गांव, शहर, सभी क्षेत्रों में सड़कों के विकास को महसूस किया जा सकता है। तो यही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा उदाहरण है? बताओ जी, स्वाति बताओ, खड़ी हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन क्या है? ये सोशल है। और जो रेस्ट आपका है, जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? बिजली, नहीं सड़क, परिवहन के विभिन्न साधन, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। बैठ जाओ। तो किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट का बेस सोशल भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो हाँ वो हमारा इकोनॉमिकल भी होगा। शिक्षा बेहतर होगी तो स्वाभाविक है कि मानव पूंजी बेहतर निकलेगा। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? अभी तो सामने लिखे हो, मानव पूंजी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है कि नहीं? सामने में लिखा है, फिर भी जो मन में आता है वो बोलते हैं। ठीक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, वो मानव विकास सूचकांक जारी करता है। हम पूछ रहे हैं मानव पूंजी। इसी कक्षा में रहिए, ठीक है? ऐसा नहीं लगे कि भांग खा के आ गए हैं। तो कहीं से गांजा का गंध आ रहा है जी। वह उधर तो सब लड़की सब रहती है, महाबुर्बक। तो लड़की सब रूम में गांजा पी रही होगी क्या? अच्छा, अब तुम लोग शक किए हो तो रुको, एक दिन हम छापा मारते हैं। कोई ठीक नहीं है आजकल।
ठीक है, चलिए ठीक है। वो कहती है जी एक बार छापा मार ही लीजिए सर। ठीक है, चलिए खैर के बड़े अच्छे जगह पे थे। तो 3 वित्तीय संस्था का समूह देखा, चौथा लिखेंगे, चौथा चौथा मीगा, MIGA, मीगा, 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 MIGA, MIGA, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट, मल्टीलेटरल, उसका पूरा नाम पहले लिख लीजिए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। तैयारी करने के लिए तो आप हमसे 10 बजे रात में बात कीजिए ना, क्लास में है। ठीक है, 10 बजे आराम से बात। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे मीगा में। हम लोग कहाँ थे? मीगा में। MIGA, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मतलब कि यदि हम नेपाल में निवेश करना चाहते हैं तो नेपाल की सरकार हमको इन्वेस्टमेंट की गारंटी देगी कि आपके विरुद्ध कोई किसी भी तरह का यहाँ के लोग प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कई बार होता है कि कोई देश कोई कंपनी को लॉन्च करता है तो स्थानीय नागरिकों के द्वारा भी विरोध होता है, तो जो घाटा होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। तो इस तरह ये जो आपका संगठन है मीगा, उसका संबंध इसी उद्देश्य से किया गया। MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और लास्ट है वो है एक्सीड, IC। इधर देखो मेरी और बाबू, बाद में आईना उना देख लेना मोबाइल में। ठीक है, छुट्टी मिले नहीं तुमको, नहीं पीछे कर रहे हैं, छुट्टी मिलेगा ना उस समय देख लेना। तुम तो ऐसे ही स्मार्ट है, तुमको आईना देखने का क्या जरूरत है? स्मार्ट आदमी कहीं आईना देखता है? आईना तो देखता है जो स्मार्ट नहीं रहता है वो, जैसे मुकेश। अब बोलो जी सर। तुमको क्या लगता था कि हम बोलेंगे कि जैसे मुकेश स्मार्ट है? ठीक है, जोर से बुलाता है जी सर, जी सर। ठीक है, देखता है, चेहरा देखता है, लगता है 70 साल का बुढ़ा है। 70 साल का आदमी देखो, 70 साल का आदमी खड़ा है कि नहीं खड़ा है? 70 साल के हैं जी, आगे लिखो। देखो सब बात कह रहा था तो इसीलिए। चलिए कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। एक्सीड, तो लिखेंगे एक्सीड, ICSID, ICSID, एक्सीड, ICSID, एक्सीड। पूरा नाम लिखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, इंटरनेशनल सेंटर, पहले इंटरनेशनल सेंटर लिखो, फॉर, फॉर लिखो, फॉर सेटलमेंट लिखो, सेटलमेंट। ये सब स्पेलिंग आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मतलब किसी देश में यदि कोई निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया और डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट मतलब विवाद हो गया, तो उसका निराकरण कौन करेगा? सेटलमेंट। सेटलमेंट माने क्या होता है? निराकरण करना। ठीक है, टू सेटल, निराकरण कर देना। तो निराकरण कौन करेगा? तो एक्सीड करेगा।
और याद रखिएगा कि एक्सीड का भारत सदस्य नहीं है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैंक के किस समूह का भारत सदस्य नहीं है। दे देगा मीगा, IBRD, IDA और चौथा दे देगा एक्सीड। क्या मारिएगा? याद रहेगा तो एक्सीड और नहीं याद रहेगा तो हुल्ले रे हुल्ले रे हुल्ले रे हुल्ले रे जो करते हो। कि पूछे कुछ और, हम पूछेंगे कि अच्छा बताओ जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निवेश में किसी प्रकार का डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देखेगी? RBI, SBI, एक्सीड नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो तुम बनाओगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। अब इसके बाद मेरी ओर टुकुर टुकुर देखोगे कि सर हमने क्या गलत बोला, ठीक है। गलत ही तो बोला। तो याद रखिए कि ऐसा तो उत्तर ये जैसे है, ये ऐसा ही उत्तर देगा। देखना कल हम इसे पूछेंगे, सेम क्वेश्चन पूछेंगे हम। इसको हम चुनौती दे रहे हैं, चुनौती। कल यदि एक्सीड बता दिया मेरे इस आंसर का उत्तर, ठीक है कि नहीं, तो मैं इसे क्या करूंगा? मैं इसे शाबाशी दूंगा। क्या दूंगा? हाँ, मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है। आगे लिखो। तो एक्सीड खत्म हो गया, विश्व बैंक खत्म। और विश्व बैंक के बाद आता है, एक्सीड लिख लिए ना, और विश्व बैंक के बाद आता है वो है विश्व व्यापार संगठन। तो लिखिएगा विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अभी तुमने विश्व व्यापार संगठन के ऊपर ध्यान भी रखा, अभी लिखा भी कि गेट्स की स्थापना हुई। गेट्स की स्थापना के बाद 8 व्यापारिक चक्र हुआ। 8वां व्यापारिक चक्र कहां हुआ? उरुग्वे में हुआ। मराकास में सम्मेलन हुआ। उस आलोक में 1 जनवरी 1995 को WTO की नींव पड़ी। तो तुम तो लिख लिए, अब लिखो, इसको ऐसे लिख लो, WTO की स्थापना, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 में, सॉरी 1995 में। हमको नींद आ गई थी। 1 जनवरी 1995 में हुई। हाँ, 1995, 1995 में हुई। सारी पृष्ठभूमि अभी जस्ट बताई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। अभी स्विट्जरलैंड में ही अभी बता रहे थे एक शांति सम्मेलन हो रहा था। रूस यूक्रेन शांति सम्मेलन कहां हुआ है? आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना। करेंट तो मैं रोज बताता हूं, और आज आपकी शाम में 75 क्वेश्चन की यूट्यूब लाइव भी है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें करेंट और मिसलेनियस दोनों है। अभी मैंने कहा ही कि सबसे टफ करेंट एक BPSC में आया था, उस करेंट का भी संबंध इसी। ऐसे तो सब ठीक ही था कि 2024 में कॉप की बैठक, जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ होगी, ये सब तो कितना बार लिखाते हैं। बाकू, अजरबैजान, बाकू तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? वहीदा रहमान। ये सब तो रोज लिखते हो साहब। ये सब में हमारा क्रेडिट नहीं ना है। क्रेडिट मेरा कहाँ है कि जो कहीं नहीं है उसमें शोध करके ढूंढना। जो सामान्य है वो तो सामान्य है, वो तो सबके लिए है। वहां पर एक मास्टर की क्रेडिट देखी जाती है कि जो कठिन प्रश्न है वो आपने समझा था या नहीं समझा था, वो उसको आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अभी मैंने जस्ट 3 दिन 4 दिन पहले परीक्षा से के रात में, एक रात पहले हमने लिखाया कि गगनयान में कौन कौन से भारतीय जाएंगे, आज सुबह के प्रश्न पत्र में था। अब इसका ये नहीं मतलब कि हमारी ओर संदेह की नजर से देखने लगो कि श्रीमान को सब पता रहता है। सब में से 1-1, 2-2 उनके पास प्रश्न रहता है, और सब सेट में से
एक एक दो दो करके देते हैं। ऐसा थोड़ी, ऐसा रहेगा भी तो नहीं देंगे, तब चेंज कर देंगे हम, ठीक है कि नहीं। यही तो मेरी सत्यनिष्ठा है, यही तो मेरी क्या है, सत्यनिष्ठा है, ठीक है कि नहीं। अभी उसको वो कर दो तो, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अभी WTO में क्या लिखे, WTO में क्या लिखे है, तो WTO में लिखे कि WTO कब स्थापना हुआ, कब स्थापना हुआ। और WTO में सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय लेने वाली संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन ही होती, और मंत्री स्तरीय सम्मेलन अभी जो हुई है वो कहां हुई है। और याद करवा दे कि सदस्यों की संख्या विवेक बाबू कितनी रह गई, हम बताए हैं यूट्यूब लाइव में। हाँ, आंख दिखाने के बाद, कि आंख दिखाने के पहले, कि आंख दिखाने के पहले 164 था, आंख दिखाने के बाद क्योंकि 2 सदस्य 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उनको अनुशंसित की गई, रिकमेंडेशन दिया गया। और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अब कितने हो जाएंगे, 166। पिछले वर्ष तक 164, आंख दिखाने के पहले, आंख दिखाने के बाद। अब ऐसा नहीं लिख लेना कि आंख दिखाने से पहले, तो लिख लो WTO में सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या 166 हो गई है। कैमरून और तिमोर, कैमरून और तिमोर नवीनतम सदस्य है। कैमरून और तिमोर, कैमरून और तिमोर, तिमोर नवीनतम सदस्य है। पूर्व में नवीनतम कौन था, अफगानिस्तान, 164वां देश वही था। और अब 166वां देश कौन हो गया, तिमोर। 165वां कौन हो गया, ठीक है। अब अभी भी मैं बता दूं, अभी तो अनुशंसा हुई है, लेकिन कल परीक्षा देने जाते हो और कोई पुराना क्वेश्चन रहा 160, 162, 163, 164, 164 पे लगा दो। अभी भी परीक्षा हुई है, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत थे, गलत नहीं था, नियरेस्ट चॉइस विल बी करेक्ट। हम हमेशा कहते हैं कि जो तुम्हारे पास 4 विकल्प है, उस 4 विकल्प में जो न्यूनतम गलत है उसको क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि प्रश्न का आंसर ही गलत है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव जज करने का एक तरीका होता है। तो इसलिए उस आधार पे भी तुम इसको बनाओ, इसलिए ना टेस्ट ली जाती है और कहा जाता है क्वेश्चन बनाओ, जिससे कि तुम्हारा नॉलेज और परिष्कृत हो पाएगा, रिफाइंड हो पाएगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन अवश्य बनाइए, ठीक है कि नहीं। कक्षा तो अपडेट होती है, कल तक कोई घटना होगी, कल तक कोई डेवलपमेंट होगा तो वो कक्षा में आ गया, किताब में नहीं रहेगा वो चीज, ठीक है कि नहीं। इसलिए कक्षा की आवश्यकता होती है। और कक्षा में तो ऐसे भी ऑफलाइन की कक्षा सबसे बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन लेवल तुम्हारा क्या रहता है, वो अधिक रहता है। ऑनलाइन में कंसंट्रेशन लेवल और फिर मेंटल इरिटेशन और फिर आई प्रॉब्लम और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं रेडिएशन से। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में जितना देर, ठीक है थोड़ा थकावट हो जाएगी, 6-7-8 घंटा पढ़ोगे तो थकावट हो जाएगी, लेकिन मजा किस में आता है, ठीक है। 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हो और तुम अभी तक उफ तक नहीं कर रहे हो। लेकिन अभी ऑनलाइन में रहते तो 3-4 बार बाथरूम चले जाते, 2-3 बार चाय बनाने किचन चले जाते, तो पढ़ते क्या, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो नेक्स्ट। तो 165 कौन है, 166 कौन है, 165 कौन है, 166 कौन है। यह फैसला कहां लिया गया, तो लिखो, देखिए यह फैसला, यह फैसला 13वां, अंडरलाइन करो 13वां, 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 यह फैसला 13वां, 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में
आबू धाबी में हुआ, आबू धाबी में हुआ, आबू धाबी में हुआ। ठीक है, यहीं पर पहला हिंदू मंदिर भी बनाया गया, जो उस दिन बताया भी गया था आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा कि ये आबू धाबी काफी चर्चित है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि WTO का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली संस्था कौन है, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों पे सामान्यतः आयोजित की जाती है। ठीक है, तो यह भी लिख देंगे। WTO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, WTO की सर्वोच्च सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन होती है, 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 जो प्रत्येक 2 वर्षों पे आयोजित होता है, जो प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित होता है, जो प्रत्येक 2 वर्षों पे आयोजित होता है, जो प्रत्येक 2 वर्षों पे आयोजित होता है। ठीक है, जो प्रत्येक 2 वर्षों पे आयोजित होता है। खत्म। तो इन्हीं शब्दों के साथ महानिदेशक का नाम लिखेंगे, नोट में लिख दो। WTO के महानिदेशक, WTO के महानिदेशक, WTO के महानिदेशक नागोजी, नागोजी, हाँ नागोजी, ओंकोजी इबोला है, नागोजी, नागोजी अंकोजी, अंकोजी ई बोला, क्या बोला, क्या बोला, ई बोला है, ओंकोजी ई बोला है, ओंकोजी, नागोजी, ओंकोजी ई बोला है। क्या बोला, याद रखिएगा, क्या बोला। यदि परीक्षा में पूछे कि WTO के MD कौन है, ठीक है, या डायरेक्टर जनरल कौन है, तो पूछ दे, तो उसको उसी को कहिएगा क्या बोला, तो उसी में आंसर निकलेगा कि ई बोला। देखोगे ई बोला तो मार दोगे WTO और विश्व बैंक दरभंगा, विश्व बैंक, विश्व बैंक अजय दरभंगा, मतलब हाँ हाँ, अरे डर को हटा देना, याद करने के लिए मैंने कहा है, भुला गए तो कहोगे दरभंगा विश्व बैंक, दरभंगा, तो बंगा से याद आ जाएगा ना। आज जो क्रिस्टीना बचेगी उसको पहुंचा देना कहाँ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में, क्रिस्टीना तो हो गया। तो ये नागोजी, ओंकोजी, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ओंकोलॉजी। ये ओंकोलॉजी कौन से विज्ञान को कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। कॉपी के ऊपर में लिख लो, तो देह हाथ में ऐठन उठन कम लो, ठीक है, हाँ, तो लिख देंगे ओंकोजी, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी का संबंध कैंसर के अध्ययन से है, ओंकोलॉजी का संबंध कैंसर के अध्ययन से है, कैंसर के अध्ययन से है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंकोजीन जीन ही रेस्पॉन्सिबल भी होता है कैंसर के लिए, और कैंसर है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। तो इन सब बिंदुओं को 24 मार्च को, 24 मार्च को तो 6 दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को
और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे छोटे छोटे बिंदु को आप, अभी 18 जुलाई को मैंने बताया था नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य आपकी परीक्षा के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है वित्तीय संगठन में ब्रिक्स का है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो चिंता ना करें, ऐसे तथ्यों की जानकारी हम आपको करेंट और मिसलेनियस में देते हैं जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी होता है। ये जो 3 वित्तीय संगठन है ये इकोनॉमिक्स है और इसको आप याद करके रखिए। शेष जो आपके बैंक्स हैं, जैसे एडीबी के विषय में बताते हैं कभी आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो वो सब करेंट और मिसलेनियस की कक्षा में मैं बताता हूं। आशा करता हूं कि आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी और 10-20% बातें यदि थोड़ा सा दिमाग रखिएगा तो उससे ज्यादा, तो इतनी बात कम से कम आपके जेहन में आ गई होगी। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कल याद करके आवे, ठीक है, जिससे कि आपको कठिनाई भविष्य में नहीं हो। ठीक है, ओके। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक है। जय हिंद जय भारत का मतलब है कि 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद करेंट की कक्षा है।